हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जैन सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज। दोस्तों, प्रगीत का मतलब होता है गाना। मतलब गाना क्या? एक ऐसा काव्य जिसे गाया जा सकता है। काव्य आप लोग समझ रहे हैं, कविता, ठीक ना। प्रगीत का मतलब क्या होता है? गीत होता है, एक प्रकार का गीत होता है या गीत ही कहते हैं उसको। और गीत यानी कि गाना, ठीक ना। समझे यहाँ तक? चलिए, प्रगीत का यानी कि गीत का क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, यह चीज हम लोग का जानेंगे। जो लिखे हैं डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक ना। इसको हम लोग डॉक्टर ही कहेंगे क्योंकि यह डॉक्टर थे, यानी कि पीएचडी किए हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, इसको हम लोग किसका उपाधि दे चुके हैं लेखक परिचय में? दादाजी का उपाधि दे चुके हैं, ठीक ना। हम लोग अपनी मर्जी से, यह कोई बोर्ड की तरफ से नहीं दिया हुआ है या किताब की तरफ से नहीं दिया हुआ है कि आप इसको दादाजी ही कहें, ठीक है। हम लोग इसको सिर्फ उपाधि दिए हैं कि याद रहेगा। जैसे मोहन राकेश को हम लोग भैया का उपाधि दिए हैं, उसी तरह इसको देंगे दादा का उपाधि। ठीक समझ गए यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए आगे। बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। एक बार अपने दोस्तों के साथ, मजेदार के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं। नंबर सिंह कह रहे हैं कि कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। क्या कह रहा है? जो कविता है आजकल का, समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना और ज्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। और आलोचना, आलोचना आप लोग समझते हैं? चले नहीं समझते हैं तो आप लोगों को समझा रहे हैं कि आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई देखना ही नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है बुराई के साथ साथ अच्छाई को भी देखना, वह चीज आलोचना होता है। ठीक समझे यहाँ तक? चलिए, कह क्या रहे हैं कि नंबर सिंह यहाँ पे कि इधर आलोचना भी ज्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। सामाजिक सार्थकता सिर्फ ढूंढता है कौन? कविता। समझे यहाँ तक कि आप लोग समझ सकते हैं कि कविता जो है समाज का दबाव तीव्रता से किस प्रकार महसूस कर रहा है अभी यहाँ पर, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। आप अभी हम लोग को बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिगता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। आइए दोस्तों, इसका मतलब समझते हैं। अभी जो वातावरण है, इसमें जो गलत समझे जाने का जो खतरा उठाकर मैं अभी विशेष रूप से, कौन कर रहा है? अब नामवर सिंह कर रहा है कि अभी जो यहाँ का वातावरण है वो गलत समझने का जो मैं खतरा उठाकर विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर की आत्मपरकता के कारण लिरिक। लिरिक क्या होता है आप लोग जानते हैं? जब आप लोग लिरिक सर्च कीजिएगा नेट पे, तो आप अगर सर्च कीजिएगा लिरिक कोई भी गाना का, जैसे मेरे रंग दे बसंती चोला, ठीक, एक देशभक्ति गाना है, इसके बारे में आप लोग सर्च करेंगे लिरिक क्या होता है, लिरिक क्या है मेरे रंग दे बसंती चोला का, तो वह जो उसमें जो जो वर्ड उपयोग किया, जैसे रोन सर को रंग तो ये कर दे, वो सर शोर से तोदरी बसंती, ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा। सारा का सारा चीज जो गाना लिखा गया है, ठीक ना, उसको कहता है लिरिक। और प्रगीत तो अभी आप लोग को बताए, तो प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है, उसको प्रगीत कहते हैं। प्रगीत का मतलब होता है गीत या गान, ठीक समझे यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। सबसे कठिन चुनौती इन्हीं की ओर से मिलती है। किसकी ओर से? प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का यह कारण भी है जो समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती जो है इन्हीं की ओर से मिलती है। ठीक समझिए? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह यहाँ कह रहे हैं कि कविता में जहां तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामाजिक यथार्थ
और व्यापक जीवन के चित्रण का जो प्रश्न है कविता में, ठीक ना, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर से ही जाती है। चित्रण का प्रश्न वो किससे जाती है? प्रबंध काव्य और लंबी कविताओं से। प्रबंध काव्य मतलब रामचरितमानस आप लोग जानते हैं, सिर्फ काव्य तो सिर्फ कोई कविता हो गया, और प्रबंध काव्य उसमें और भी सारा चीज जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग प्रबंध काव्य। समझ गए यहाँ तक? प्रबंध काव्य मतलब होता है रामचरितमानस, इस सबको हम लोग कहते हैं प्रबंध काव्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। ठीक, उसकी उम्मीद ही न इससे की जाती है। किससे? प्रगीत धर्मी कविताएं। प्रगीत धर्मी कविताएं जो है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, ठीक ना। उसे क्या पर्याप्त समझी जाती है? बिल्कुल ही नहीं समझी जाती है प्रगीत धर्मी कविताएं, न उसकी अपेक्षा ही की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों का ही सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र है। किस चीज का अभिव्यक्ति मात्र है? नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों की व्यक्तित्व ही सिर्फ मात्र है, इसलिए उसको पर्याप्त नहीं समझी जा सकती है, न ही उसकी उपेक्षा की जा सकती है। ठीक, किसकी? प्रगीत धर्मी कविताएं की। समझे यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए इसी शानदार तरीके को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कर रहे हैं डॉक्टर नामवर सिंह। कह रहे हैं कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य थे। कह क्या रहे हैं यहाँ पे कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो भी काव्य का सिद्धांत लिखते थे, काव्य लिखते थे, ठीक ना। उसका जो काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, मतलब रामचरितमानस इसी टाइप से होता है प्रबंध काव्य, ठीक। इसका आदर्श थे किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, चलिए करें कि क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन एक पूर्ण दृश्य होता है। प्रबंध काव्य में क्या होता है? मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सुरसागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। यहाँ पे कह रहे हैं नामवर सिंह कि सुरसागर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इसलिए उसको परिसीमित लगा। परिसीमित मतलब सीमित, उसका सीमा है, ठीक, लिमिट है वो, इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। अगर वह प्रबंध काव्य होता तो उसका वह आदर्श बन जाता, लेकिन इसको परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। सूरसागर, ठीक, सूरसागर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसे लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। ये दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे नामवर सिंह कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आधुनिक कविता में उन्हें शिकायत भी इसलिए थी, आधुनिक मतलब आजकल का जो कविताएं हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो शिकायत थी वो इसलिए थी कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों या लिरिक्स का ही चलन अधिक देखा गया। कहाँ पे? यूरोप में भी इसका जो है क्या पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत की जो चलन है यह अधिक देखा गया। उसी का जमाना यह बताकर कहा गया कि अब ऐसे लंबी कविताएं पढ़ने के लिए किसी को फुर्सत कहाँ, इनमें कुछ इतिवृत्त का मतलब होता है कुछ घटना या कहानी। अगर आपका कविता में कहानी है तो हम क्यों पढ़े, बताइए? ऐसा मिला रहता हो तो कहाँ मिलता है किसी को? आजकल तो किसी की यहाँ जाने का भी फुर्सत नहीं मिलता है लोगों को। तो आपका जो उसमें कविता में जो कहानी है वह कैसे फुर्सत मिलेगा उसको पढ़ने का? यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे नामवर सिंह।
चलिए, अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जो होता है, उसमें जो चीज होता है, उसमें जो सामान होता है, वह सिर्फ जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। यानी कि छोटे छोटे गीत में, छोटे छोटे कविता में संभव है, वह सब चीज उसके आगे जुटाकर रख देनी चाहिए, उसका सामग्री सब। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। इस प्रकार जो है कविता में जो जीवन की अनेक परिस्थितियां की ओर ले जाने वाले प्रसंग है, उस आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई है आजकल। इसलिए ज्यों ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पोसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी यह सब जो रचना है, यह प्रसाद जी की है, ठीक। और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो आचार्य शुक्ल ने संतोष प्राप्त किया। इसका मतलब क्या कि जब प्रसाद जी की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी, यह जो है रचना है प्रसाद जी की, यह जो है प्रबंध काव्य है, नो की गीति काव्य है। और निराला की राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए, यह तो काव्य है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इतिवृत्त नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई कहानी नहीं है इसमें। इसलिए जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत ही सुनकर संतोष व्यक्त हुआ, बहुत ही वह अपने आप में सेटिस्फाइड हुआ, यह सब चीज सुन के, पढ़ के, देख के, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे नामवर सिंह हमारे दादाजी कि स्वीकार करना चाहता हूं कि 15 वर्ष पहले, अब 15 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि कविता के नए प्रतिमान, यह लाइन याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है, ठीक, याद रखिएगा। कविता के नए प्रतिमान में कविता की प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैं मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा पूरा एहसास न था। ये इसका मतलब समझते हैं कि जब 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में, कविता का जो प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब नामवर सिंह ने गजानन माधव मुक्तिबोध की जो लंबी कविताएं जैसी वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को विचार करने की सीमा में ले आने का आग्रह किया था, तो उस कविता में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावना का पूरा पूरा एहसास ही नहीं था। तो वह कैसे लाते, वो अनुग्रह किया, उसको वह चेक किया, उसको वह जांच पड़ताल किया, तो उसमें क्या था, संभावना का पूरा पूरा एहसास था ही नहीं उसमें। बताइए कैसा कविता था, कैसा काव्य था। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह है। नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तब संदेह था, न अब संदेह है, क्योंकि नई कविता जो है, इसके अंदर जो है आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल, एक ऐसी मजबूत प्रवृत्ति थी जो समाज निरपेक्ष थी या फिर उसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्धभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं पर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक करना आवश्यकता थी। कह रहे हैं कि जो पर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना करने के लिए उस गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं का जो है समावेश करना, समावेश मतलब उसमें अंतर्भाव करना, अंतर्भाव उसमें देखना,
इतिहास के लिए आवश्यक थी। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास ही है दोस्तों, ठीक है, जो सब चीज बीत चुका है, ये सब चीज हम लोग जान रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है इस धरती पे, क्या हो रहा था अनेक साल पहले, समझे। चलिए, किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती है जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। किंतु इसके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बच रहती है जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। हम लोग को व्यापक बनाना चाहिए, किस वो जो व्यापक बनाए ऐसा कह रहे हैं नामवर सिंह, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नामवर सिंह कह रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं नामवर सिंह। इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली। अब कह रहे हैं यहाँ पे नामवर सिंह की इस दिशा में पुनर्विचार के लिए आप लोग जनता जनार्दन, आप हम सब मिलके कहेंगे कि पूछेंगे उसको कि तो आपको सबसे पहले प्रेरणा किससे मिली, तो मुक्तिबोध के कविता से ही मिली। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है उसकी कविता से ही मिली। किसको मिली प्रेरणा? हमारे थाना जी को, नामवर सिंह को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, अब यह कह रहे हैं कि पहले हम लोग इसकी चर्चा की कि मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं लिखी जिसमें इतिवृत्त यानी कि घटना या कहानी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। मतलब वही आपको समझाते हैं कि लंबी कविताएं भी लिखी है इन्होंने। लंबी कविताएं में क्या होती है, इसमें इसकी लंबी कविताओं में कहानी होती है, कुछ घटना हो जाती है, लेकिन इसकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद भी उस लंबी कविताओं से किसी कदर सामर्थ्य नहीं देती है। मतलब उससे ज्यादा खतरनाक होता है या उससे ज्यादा होता है इसमें सीखने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वह कविताएं अपने अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। वह जो कविता है, वो जो छोटी छोटी कविता है, वह क्या है उसके रचना विन्यास में, किसके? मुक्तिबोध के रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। गाना को जो है एकदम पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, प्रगीत धर्मी बन गया है। किसी किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। क्या कह रहा है कि किसी किसी का जो विचार है, किसी किसी के विचार में तो नाटकीय रूप के बावजूद गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि ही है। काव्य भूमि मतलब कविता की भूमि और प्रगीत भूमि मतलब गाना की भूमि। इसकी भूमि गाना की भूमि, गीत की भूमि, समझे यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। इसमें कोई शक नहीं है, मुक्तिबोध का जो समूचा काव्य है वह मूलतः आत्मपरक है। आत्मपरक मतलब आत्म केंद्रित, अपने आप को केंद्रित करता है। सिर्फ मूलतः आत्मपरक नहीं है, उसके साथ साथ तीव्रतम रूप में भी है, ठीक ना। उसकी कविता जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य मूलतः आत्मपरक नहीं है बल्कि तीव्रतम रूप में भी है। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी। जैसे सहस्र स्वीकारा है अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूं, जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है। निसंदेह जो है उसमें कथा है, केवल आभास है। नाटकीयता केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। क्या है नाटकीयता? केवल मरीचिका है। मरीचिका मतलब होता है, मरीचिका आप लोग पढ़िएगा किसमें, हाँ
फिजिक्स का टॉपिक है यह एक, ठीक ना, मरीचिका। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है कि जब रोड में चलते चलते आप लोग देखिएगा धूप के टाइम लगता है कि आगे में पानी है, पानी टाइप से कुछ है, लेकिन होता होता नहीं है, भ्रम है एक प्रकार का, ठीक है। उसको मरीचिका कहते थे। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहां नाटकीयता है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहां नाटकीयता है वहां भी कविता के भीतर सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है, मन की भाव है। क्योंकि नाटक नाटक है, उसके साथ साथ भाव भी है, मन का भाव भी है, याद रखिएगा। जहां नाटकीय है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहां जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है। गतिमयता है क्योंकि वहां जीवन जो है यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर या विचार बनकर। वहां जो है यथार्थ जीवन यथार्थ क्या होता है, भाव बनकर प्रस्तुत होता है, इसके साथ साथ बिंब बनकर या विचार बनकर प्रस्तुत होता है। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावगता मुक्तिबोध की सीमा नहीं, बल्कि शक्ति है जो उसकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार जो आत्मपरकता या फिर भावगता मुक्तिबोध की जो सीमा है वह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि शक्ति है जो उसकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक समझिए यहाँ तक। यह मुक्तिबोध के बारे में अभी चर्चा चल रहा है नामवर सिंह द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व। इस गति और ऊर्जा जो उसमें है, उस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है क्या है, जो इस काव्य के प्रगीत का जो नायक है, जो इसका गाया है, उस नायक के व्यक्तित्व है सिर्फ यह ऊर्जा और गति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। यह नई कविता उन प्रगीत नायकों से एकदम भी अलग है जिनके अंतःकरण का आयतन जो है बिल्कुल ही संक्षिप्त है, छोटा है। चलिए आगे देखते हैं क्या करें यहाँ पे नंबर से। कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह आत्म प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये आत्म प्रगीत जो है, प्रगीत भी जो है सिर्फ नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह तो पहले से भी है, पहले से ही है। आप तो प्रगीत नाट्यधर्मी लंबी कविताओं का जो सदृश यथार्थ को प्रतिध्वनित करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। अंतर सिर्फ क्या है इसके लिए, वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेती है जिनकी उस यथार्थ की इंद्रिय जो है हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, कि हमारी इंद्रियां जो है उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। बस यही अंतर है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। इस प्रकार जो है प्रगीत धर्मी कविता जो है वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही क्या होता है, व्यक्त होता है। आगे देखते कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के समान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है। क्या करा है कि मुक्तिबोध का जो छोटी छोटी आत्मपरक कविताएं हैं उसमें निहित सामाजिक सार्थकता का जो बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं की ओर से समान धर्मी एक अन्य कवि, याद रखिए इसके बारे में हम लोग सर्वप्रथम देखें वो कौन था हमको भी याद नहीं आ रहा, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या नाम है इसका, भूल रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद आया गजानन माधव मुक्तिबोध,
अब यहाँ आ गया तीसरा कवि कौन, कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है। उसका जो है क्या है, आत्मपरक छोटी कविता जो सार्थकता का बोध कराता है, वह जो समान धर्मी एक अन्य कवि की ओर ले जाता है हमारा ध्यान को, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णात्मक कविताओं के बावजूद ज्यादातर सॉनेट और गीत ही लिखे हैं। सॉनेट जो है यह भी एक प्रकार का गीत है, सॉनेट और गीत लिखे हैं। कौन, कवि त्रिलोचन। याद रखिएगा, कहने के लिए तो ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र आलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। देखिए कह रहे हैं नामवर सिंह कि कहने के लिए तो यह सिर्फ प्रगीत है। प्रगीत मतलब गाना, सोनेट होता है गाना होता है, सोनेट मतलब 14 पंक्तियों का लाइन होता है। आप लोग इंग्लिश में पढ़िएगा क्लास 12 का स्नेक चैप्टर में। चलिए आपको सब कुछ बता दिए यहाँ पे, आप लोग जाके थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा सोनेट कहते हैं किसको। ठीक है, ये आपको बता दें, यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कहने के लिए यह प्रगीत जो है प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत में प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन यानी कि कवि त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वह सब जो है अन्यत्र दुर्लभ है, सब कुछ कमजोर है उसका। ठीक है, किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवन बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूं संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। उस सोनेटों में क्या मिलता है, सोनेट जो हम लोग देखे अभी पढ़े उसको, उसमें सोनेट में तो यह सब चीज दुर्लभ है, जो काव्य संसार मिलते हैं उससे तो वह तो दुर्लभ है, लेकिन इसमें एक चीज और मिलता है जो बहुत ही कड़क है, उस जनपद का कवि हूं। यह चीज यह तो याद रखिएगा, उस जनपद का कवि हूं किस चैप्टर से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है, तो किस अध्याय से लिया गया है, प्रगीत और समाज अध्याय से लिया गया है। याद रखिएगा, पूछ देगा आपको, बहुत ही हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है। वही त्रिलोचन है, वही जो है त्रिलोचन है, वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं। त्रिलोचन वह है, त्रिलोचन कवि वह है जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं। याद रखिए आप लोग, त्रिलोचन कवि कौन है, जिसके शरीर पर गंदे कपड़े हैं, जिसे आत्मचित वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है, जिनसे नितांत व्यक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। आइए, उसकी जो गंदे कपड़े हैं उससे जान पड़ता है, हम लोग उससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो कवि त्रिलोचन है। जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्पना सृष्टि है, उससे नितांत व्यक्तिकता के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र जिससे परिचित की अनुभूति होती है हम लोगों को, पूरे जनता जनार्दन को, पूरे देश को। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं नामवर सिंह। ठीक, आप लोग समझिए कि कवि त्रिलोचन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जिसके तन पर गंदे कपड़े। याद रखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि ऐसे आत्मप्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से वो प्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी। यदि ऐसे आत्मपरक कवि त्रिलोचन जैसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से वो प्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता जो है उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, क्या कहलाएगी, विपन्न कहलाएगी, संपन्न नहीं कहलाएगी, सिर्फ विपन्न कहलाएगी। कोई मतलब ही नहीं बनता है ऐसे कविता का। बनता है, बताइए आप लोग, नहीं बनता है, जिसमें सिर्फ कुछ कहानी हो, कुछ घटना हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे कुछ सीख मिले। उस कविता पढ़ के कविता तरह होना चाहिए। कविता का वही प्रगीत लिरिक्स वही होना चाहिए। ठीक, गान इसको हम लोग गा सकते हैं, ऐसा काव्य जिसको हम लोग गा सकते हैं उसको प्रगीत कहते हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि चैप्टर हम लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहा है।
प्रगीत का मतलब क्या होता है कि ऐसा काव्य जिसको जो है गाया जा सकता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि चैप्टर कहना क्या चाहता है हम लोगों को। सिर्फ एक ही बात याद रखिएगा, इसमें हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो प्रगीत के बारे में पढ़ेंगे। प्रगीत क्या होता है? प्रगीत गीत होता है, गाना होता है। प्रगीत होता है कि एक ऐसा काव्य है जिसको जो है गाया जा सकता है, उसको प्रगीत कहते हैं। ठीक, इसी चीज को बस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ही आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है। अब देखिए, नागार्जुन का भी यहाँ पे स्मरण स्मरण किया है, मतलब उसको भी यहाँ पे ध्यान किया है। किसने? हमारे दादाजी नामवर सिंह ने। याद रखिएगा, नामवर सिंह, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं। उसके जो अभिव्यक्ति के जो क्षण है वह कम ही आते हैं। आक्रामक काव्य की प्रतिभा जो है उसके बीच जो आत्मपरक प्रगीतात्मक जो अभिव्यक्ति है इसका क्षण कम ही आते हैं, जिसकी बहिर्मुखी आत्मक्रमण में। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहे हैं कि लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसे प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल की शिकंजों में सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच पकड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। दोस्तों, इसका मतलब हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ कहना चाह रहे हैं कि लेकिन जब आते हैं, ये तो कोई क्षण काम नहीं आता है इसका। किसका? नागार्जुन का। उनकी बहिर्मुखी जो आक्रामक काव्य है प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन कम आता है। लेकिन जब आता है इस संसार को एक ही झटके में छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वो तन गई रीढ़ हो जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल की शिकंजों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप ही हो। नागार्जुन के काव्य संसार में प्रगीत नायक का निष्कवच पकड़ व्यक्ति उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, लेकिन निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। नागार्जुन के काव्य संसार, ठीक याद रखिएगा। नागार्जुन का काव्य संसार अभिव्यक्ति के लिए कम ही आता है, लेकिन जब आता है तो पूरा संसार को छिन्न भिन्न करके रख देता है। याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहना चाह रहे हैं कि प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौहें उठे या तने तो इसका कारण सिर्फ यही होगा कि एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है, चिर परिचित प्रतिमा के नितांत अलग है, यानी कि भिन्न है। मतलब यह कहना क्या चाह रहे हैं नामवर सिंह की, जो यह प्रगीत काव्य है इसके प्रसंगों में मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन या नागार्जुन का जो उल्लेख हमने किया है, उन लोगों की अगर कुछ लोगों की भौहें जो उसके अंग में जो बाल है वह तने वह खड़े हो गए, तो इसका कारण सिर्फ क्या है कि नए प्रगीत धर्मी कवि उसका व्यक्तित्व ही है। इसका कारण यही है कि प्रगीत धर्मी कवि का व्यक्तित्व है, उसी के कारण इसका रोंगटे खड़ा हो गया। इसका परिचित प्रतिमा से नितांत अलग ही है। इसका अपनी व्यक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य है। व्यक्तिकता में विशिष्ट है और सामाजिकता में सामान्य है। व्यक्तिवादी न हुए भी व्यक्ति कहलाते हैं। विशिष्ट अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक कहलाते हैं। दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का कहलाते हैं। ये नए प्रगीत इस नई व्यक्तित्व के संभव हो सके है। यह जो नए प्रगीत है इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सका है। ठीक ना?
नए प्रगीत, अभी का जो नया नया जो प्रगीत है, काव्य है, उसमें जो गाया जा सकता है, उसी से यह भी संभव हो सका है, अभी का व्यक्तित्व संभव हो सका है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं नंबर सिंह। कह रहे हैं कि इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सिन्हा अवलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। इस नए जो यह जो अभी नया प्रगीत धर्मी कविता है, कवि लोग हैं, उसका व्यक्तित्व के समकालीन किसी विकास के दिशाओं पर जो है दृष्टिपात, मतलब उसके ओर ध्यानाकृष्ट करने से पहले एक बार हिंदी का जो कविता है, इतिहास में प्रगीत गीत का जो धर्म है, गीत प्रगीत धर्मी है, कविताओं को सामाजिक भूमिका का सिंह अवलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। समझे? चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में कर्तव्य उत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने गए हों, और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन में प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। ज्ञान यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने की क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। मतलब समझते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्य उत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हों, और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। क्रांतिकारी भूमिका अदा किसने की है? जनमानस, हमारे जो पूर्वज थे वही क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं। रामचरितमानस की जो महिमा है, इससे किसी को इनकार नहीं है। अब देखिए रामायण, देखिए बिल्कुल देखिए कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो है पिता के वचन को निभाया था। ठीक है, आपका टाइम ज्यादा खोटा नहीं करूंगा मैं, आपका टाइम बहुत ही कीमती है। लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का आरण्य रोदन मात्र नहीं है। मतलब क्या कहना चाहता है? रामचरितमानस की महिमा से जो है किसी को इनकार नहीं है, लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र भी नहीं है। यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है। इसकी पदों की पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है, तो तुलसी के विनय के पदों के जो पूरे युग है उसकी वेदना व्यक्त हुई है, और उनकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। और उनकी चरम व्यक्तिकता ही जो है परम सामाजिकता है। इसकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता, तो तुलसीदास की जो विनय पदों की जो है पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है, उनकी ही चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। याद रखिएगा, पूछ देगा आप लोग। तुलसीदास के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गेय पद ही लिखे। तुलसीदास के अलावा जो है कबीरदास, सूरदास, मीरा, गुरु नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे के गेय पद ही लिखे। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यदि कवि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ। हिंदी कविता का जो उदय हुआ किससे हुआ? गीत से हुआ। याद रखिएगा, बताइए, चेक सेक्शन में आपको पूछा जाएगा हिंदी कविता का जो उदय हुआ किससे हुआ? तो गीत से हुआ। अगर आप लोग विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं तब विद्यापति, याद रखिएगा, विद्यापति कवि, ठीक है, जिसका विकास
आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। इसका विकास चलकर जो अभी का संत है और भक्त है उसके वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीतात्मक लिरिसिज्म लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही उसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं? अभी सुन लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण जी जब उसको तीर लगा था, जब उसको तीर मारा था, जब वो बेहोश पड़ा था, तो हनुमान जी कहाँ गए थे? वही संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, तो उसको मिला नहीं, तो क्या किए? पूरा पहाड़ी उठा के लेके चल आए। वही संजीवनी बूटी सिद्ध हुआ है। ठीक ना? क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि जो हिंदी कविता का जो उदय हुआ वह गीत से ही हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि नई प्रगीतात्मक उनकी प्रगीत मतलब यार गाना, जिसको हम गाते हैं, जिसको गाया जा सकता है, उसका विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही उसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। आजकल जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, क्योंकि हम लोग को पढ़ने की चेष्टा अंदर से उभरा रही है। ठीक है, चलिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मक का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है। कहने की आवश्यकता नहीं है। नामर सिंह यहाँ कह रहे हैं कि हमको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मक का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अनुभूतपूर्व घटना है। यह अभी का घटना है और घटना है जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई है। जिनकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ साथ कहाँ हुई है? भारत के सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ ही हुई है। प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। दोस्तों हाईलाइट सतर्क ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा। प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कब हुआ? आपको पूछ देगा बोर्ड वाले, कब हुआ था प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष? 20वीं सदी के रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। याद रखिएगा, पूछ देगा आपको कहीं भी, कभी भी, किसी समय। इसलिए हाईलाइट सतर्क सावधान हो जाइए आप लोग अभी से। जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। वह जो रोमांटिक सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था 20वीं सदी में, उसका संबंध किससे है? भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं नामवर सिंह। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है। जो रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल जो नया जो है एक व्यक्तिवाद ही, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित कैसे करता है? समाज के बहिष्कार के द्वारा। जब समाज उसको बाहर निकाल देता है, अगर कोई वह घटिया काम करता है, तब वह समझता है कि यह सामाजिकता उसको प्रमाणित करना पड़ता है, तब जाके उसको भी समाज के अंदर प्रविष्ट कर किया जाता है, उसके समाज के अंदर उसको भी लाया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है समाज के लोगों द्वारा। जब तक वो बाहर निकलता है, जब तक वो समझता है, तब बहुत देर हो जाती है। लेकिन जब सामाजिकता प्रमाणित करता है, तब उसके बाद उसको जो है अंदर खींच लिया जाता है समाज के अंदर। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य की जैसी तन्मयता भले न हो, भक्ति काव्य न हो आजकल की इस रोमांटिक प्रगीतों में,
आजकल की ऐसा जो प्रगीत है, गीत है, लेकिन आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता है और इंद्रियता कहीं अधिक है। हमारी जो इंद्रिया है, इंद्रिया क्या क्या है? आंख, नाक, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यह 5 इंद्रियां होती है हर व्यक्ति के अंदर। यह बहुत अधिक है ना, सब व्यक्ति में है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है नंबर सिंह द्वारा। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप दौराने देने वाले मिथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे। देखिए दोस्तों, प्रबंध काव्य आप लोग समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो अब आपको समझा दें कि प्रबंध काव्य वो होता है जो रामचरितमानस, बड़े बड़े प्रबंध उसमें शामिल होता है। लौकिक गीति काव्य, सिर्फ आजकल का जो है काव्य जो है, कविता है, यह सब चीज प्रबंध काव्य में नहीं आता है। प्रबंध काव्य अपने आप में श्रेष्ठ होता है। उसमें लिखे जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उसी असामाजिकता की सच्ची सामाजिकता थी। तो पूछा जाएगा असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता कैसी थी, क्यों थी? आपको बताना होगा। क्या बताना होगा? कि जो इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसे तन्मयता भले ही ना हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। उल्लेखनीय, यह तो उल्लेखनीय, इसका उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्रीयता मतलब देश से संबंधित विचारों तथा भावों को कथा रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांशतः उनके प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे गए हैं जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत का मतलब वही एक ऐसा काव्य जिससे गाया जा सकता है। दोस्तों, पूरा जो चैप्टर है वही प्रगीत पर ही टिका हुआ है। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़िएगा ना, सब कुछ समझ जाइएगा। प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहा है और उनकी असामाजिकता में सच्ची सामाजिकता थी। ठीक दोस्तों, समझे यहाँ तक? नंबर सिंह यहाँ तक हम लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का कोशिश किया है। हम लोग भी मिलकर समझे इसको। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझे। तो दोस्तों, तो इसका जो पीडीएफ है आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। नीचे में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो अब तक आप लोग इस सारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए फटाफट, और कल्चरल क्लास से ढेर सारी जो है आप लोग सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कर दीजिए जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसका सेकेंड पार्ट लेके और नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय।